गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10वीं क्लास के राजनीतिक शास्त्र के पाठ 2 सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली के टॉप VVI 20 प्रश्न लेकर आए हैं और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन 20 प्रश्नों को जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक ऑप्शन पर विचार करते हुए मेरे द्वारा बताए गए आंसर को आप याद रखेंगे। यदि मेरे बताने के पहले आपको ये आंसर मालूम है तो निश्चित रूप से आप कॉपी में लिखते जाएंगे और अंत में कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही हल कर पाए हैं। आइए हम प्रश्न 1 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि 1946 में गठित संविधान सभा का आधार क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन साम्यवादी, राजतंत्र, संघवाद या इनमें से कोई नहीं। तो 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ उसका मुख्य आधार था संघवाद। क्या था? संघवाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ मैं आपको अब संघवाद के बारे में बता देता हूँ। संघवाद क्या है? ऑप्शन तो आप जान गए, ऑप्शन के अनुसार संघवाद हमारे दिए, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि संघवाद होता क्या है। तो संघवाद एक ऐसी प्रणाली है, याद रखिएगा, संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के बीच विभाजित होती है। दोनों के सामंजस्य से देश का विकास हो तो वो प्रणाली संघवाद कहलाती है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को कब हटा दिया गया। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 5 अगस्त 1919, 10 अगस्त 1919, 15 अगस्त 1919। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है कि सही ऑप्शन कौन होगा। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 5 अगस्त 1919 को हटा दिया गया। क्लियर? तो धारा 370 के अंतर्गत, ध्यान सुनिएगा, धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके अंतर्गत अन्य राज्य के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ना ही ज़मीन खरीद सकते थे, ना वहाँ के निवासी बन सकते थे, ना ही वहाँ की नागरिकता को प्राप्त कर सकते थे। किंतु 370 धारा हटने के बाद ये सारे बंधन अब हटा दिए गए हैं। अर्थात भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति वहाँ जाकर ज़मीन भी ले सकता है, शादी विवाह भी कर सकता है, वहाँ का स्थायी नागरिक भी बन सकता है। ठीक है, तो इस धारा को कब हटाया गया? 5 अगस्त 1919 ईस्वी को। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3 प्रश्न कह रहा है कि जिन क्षेत्रों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात वैसा राज्य जिनका संपूर्ण सत्ता किनके हाथ में हो, तो केंद्र सरकार के हाथ में हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश या स्वतंत्र राज्य या राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि प्रश्न पढ़ते ही अधिकांश लोग इसका आंसर मालूम कर लिए होंगे, इसका सही आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश। शासन सत्ता यदि केंद्र के हाथ में हो तो उस प्रदेश को क्या कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। 2 मिनट यहाँ हम रुकना चाहेंगे। आइए इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। क्या आपको मालूम है? मालूम होगा कि भारत में 370 धारा हटने के पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 370 धारा हटने के बाद अब कितने प्रदेश बन चुके हैं? तो 9। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 हैं। अभी कौन कौन 9 हैं?
यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टेड मज़ेदार ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, ये ट्रिक मैं बता देता हूँ कि दादी आप जल्दी चलो। याद रखिएगा, दादी यहाँ फिर से देखेंगे, दादी आप जल्दी चलो। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दादी आप जल्दी चलो। अब एक एक अक्षर से मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे कॉपी में लिख लेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ। आप कॉपी लेकर बैठिए और एक एक शब्द को आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिए कि भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश याद करने का ट्रिक, इसे लिखकर डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा दादी। देखिएगा पहला अक्षर है दा, तो दा से हो जाता है दादर और नगर हवेली। 1 नंबर। दी, दूसरा शब्द आ गया दी, ये दी से हो जाएगा दीव और दमन। 2। तीसरा है आ से हो जाएगा अंडमान। प से पंडिचेरी। ठीक है। ज से जम्मू और कश्मीर। फिर अगला शब्द आया ल से हो जाएगा लद्दाख। दी से दिल्ली। दादी आप जल्दी चलो, दादर और नगर हवेली, दीव और दमन, अंडमान, पंडिचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। दी से ही हम बता दिए दिल्ली। अगला अक्षर आ रहा है आपका च से हो जाएगा चंडीगढ़ और अंत में आ रहा है ल, इससे हो जाएगा लक्षद्वीप। ये 9 केंद्र शासित प्रदेश को आप याद रखिएगा मात्र एक छोटा सा ट्रिक से। ठीक है। दादी आप जल्दी चलो, जिसमें आपको ये भी मैं बता दूं कि इसमें 2 प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ज और ल, देखिएगा यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख 370 धारा हटने के बाद वो 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। जो पहले कितना था? मात्र 7 था। अब ये दोनों बढ़ गया है, तो बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है। आगे बढ़ें। यदि लिख लिए होंगे तो चलिए अगले प्रश्न पर अब ध्यान केंद्रित कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1988, 1989, 1990 और 1991। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ कब। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा डी। सोवियत संघ किस देश को कहते हैं? सोवियत संघ रूस को कहते हैं। किसको? रूस को। जो 1991 ईस्वी में वो 15 गणराज्यों में बट गया था। कितने गणराज्य में? 15 भागों में वो बटा। ठीक है। तो याद रखिएगा 1991। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1900, इसे ऑप्शन करो 57, 1958, 1959। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जो कि सही आंसर होगा 1958। वेस्ट इंडीज में ही वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई कब हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950। याद रखिए 1950 में नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है
कि भारत में कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 8.3%, 1.6%, 42.2% या 5.2%। तो दोस्तों पिछले वीडियो में यदि आप देखे होंगे तो एक बड़े ही मज़ेदार मैंने ट्रिक बताया था कि भारतीय संविधान में किन किन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और कौन कौन भाषा कितना प्रतिशत बोला जाता है। वो सारे एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताए थे। यदि आपको याद होगा तो ये तो चारों ऑप्शन देखते ही आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं इसे बता देता हूँ कि ऑप्शन सी 40.2% लोग हिंदी बोलने वाले हैं। यही कारण है कि हिंदी को हमारे राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है। देखिए आएंगे या फिर यदि यही बार बार कहते हैं कि वीडियो आप लगातार देखिए। पिछला वीडियो यदि आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको समय नहीं लगेगा कि चारों ऑप्शन एक एक करके देखें। बस एक नज़र आपके लिए काफ़ी है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। कितना भाषा, 22। क्लियर। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है कि निम्न में कौन 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। देखिए उस ट्रिक्स यदि आपको याद होगा तो कितना फ़ायदा करेगा, कि ट्रिक के माध्यम से ही आप उंगली पर देख लेंगे कि ट्रिक में कौन सी भाषा नहीं है। यहाँ देखिए हिंदी दिया हुआ है, हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, उर्दू। तो निश्चित रूप से ये भोजपुरी जो है ये 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। हिंदी भी है, बांग्ला भी है, उर्दू भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़िए। 10वां प्रश्न हमारा है कि जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार की शक्ति को और बढ़ा देता है। क्या अनुच्छेद 33 एवं 34 या 35-36 या 41-42 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सैनिक शासन लागू हो तो संघ सरकार की शक्ति को बढ़ा देता है कौन, तो अनुच्छेद 33 और 34। ये अनुच्छेद 33-34 क्या है तो जान जाइए। अनुच्छेद 33 जो है वो सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों में सुधार करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है, और 34 जो है वो मार्शल लॉ के दौरान दोषी पाए गए व्यक्ति को सभी क्षति की पूर्ति करना होता है। अर्थात जितने भी क्षति हुई है उसका पूर्ति कौन करेगा, जो व्यक्ति दोषी पाए गए हैं वो। तो ये दोनों अनुच्छेद जो है कि वो संघ सरकार की शक्ति को क्या करता है बढ़ा देता है। अब आइए आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न कर रहा है कि किसके सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या कहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करने के पहले किसका सलाह लेता है। यहाँ देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के सलाह के बिना राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के फैसले एवं सिफारिश अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्य क्या है कि अधिकांश राज्यपाल अपने राज्य सरकार के कार्यों का देख रेख करते हैं, अतः प्रत्येक राज्य सरकार तो यही ना चाहेगी कि हमारे गुट का ही राज्यपाल हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में किस देश का संविधान अलिखित संविधान है।
यहाँ बहुत VVI प्रश्न है, ये एकदम VVI, याद रखिएगा इसको, कि किस देश का संविधान अलिखित है, अर्थात लिखा हुआ नहीं है। तो भारत का संविधान तो लिखित संविधान है। पाकिस्तान, ये भी लिखित संविधान है। अब यहाँ प्रश्न आता है कनाडा, तो क्या कनाडा का संविधान लिखित है? अधिकांश हमें देखने को मिलता है कि कनाडा के पास लिखित संविधान है, किंतु वो उसे पालन नहीं करता है। लिखित संविधान है लेकिन उसका पालन कनाडा में नहीं होता है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन है सी, ब्रिटेन। तो आपको मैं बता दूं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां कोई लिखित संविधान मौजूद नहीं है, कोई लिखित संविधान मौजूद नहीं है। जिसने अधिकांश देशों पर अपना शासन सत्ता रखा, उसी के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी, ब्रिटेन। आइए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड या बिहार। विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा कि अभी भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। विशेष राज्य का दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या आपको मालूम है? यदि नहीं मालूम हो तो ध्यान से सुनिएगा कि किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि राज्य दुर्गम इलाकों वाला पर्वतीय भूभाग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम दुर्गम इलाका हो और पर्वतीय भाग हो। दूसरा शर्त क्या है कि प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम हो। आय कितना हो? एकदम काफ़ी कम होना चाहिए। कौन सी? तो आय, तभी तो पिछड़ा राज्य है ना। तीसरा कि जनजातीय आबादी की बहुलता हो, जहाँ जनजाति अधिकाधिक संख्या में हो और उनका आबादी का घनत्व काफ़ी कम हो। चौथा शर्त है कि राज्य कैसा हो? तो पिछड़ा हो। कैसा राज्य हो? पिछड़ा। इन सारे शर्तों को पूरा जो करता है उन्हें यह विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। तो इनमें देखिए, पर्वतीय राज्य, अधिकांश जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र, कम घनत्व वाला क्षेत्र, पिछड़ा राज्य क्षेत्र कौन है? तो सही हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। चूँकि झारखंड भी अधिकांशतः इन शर्तों को पूरा करता है, क्योंकि यहाँ भी जनजातीय आबादी अधिक है, पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इन्हें अभी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। पंजाब को भी प्राप्त नहीं है। बिहार बार बार इसका मांग करता है लेकिन अभी तक इसे प्राप्त नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, झारखंड नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। प्रश्न नंबर 14 पर देखिए। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956। 1956 ईस्वी में पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 एकदम आसान प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। बड़े ही जल्दबाजी में लोग अधिकांश छोटे छोटे प्रश्नों को गलत मार देते हैं, तो गौर से हमें सारे ऑप्शन को देखना होगा। हंस, मयूर, तोता या कबूतर। तो मयूर, मयूर ही मोर कहलाता, मोर को ही मयूर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर है।
प्रश्न नंबर 16 देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली, संघीय और अध्यक्षीय, या संघीय और संसदीय, या फिर एकात्मक और अध्यक्षीय, या एकात्मक और संघीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय कार्य प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे 17 नंबर प्रश्न में आइएगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसकी चर्चा भी कुछ देर पहले में हमने किया है कि 1970 धारा हटने के बाद भारत 29 राज्य से एक कम होकर और 28 राज्य हो गया है। जो जम्मू कश्मीर जो था, अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो निश्चित रूप से पहले 29 था, तो 29 में से एक कम हो गया, कितना बचा? 28। भारत में कितने राज्य हुए? 28 राज्य भी हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 18 कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फिर वही प्रश्न, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि दादी आप जल्दी चलो, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसका चर्चा कुछ ही देर पहले हमने किया है, इसलिए 18 नंबर प्रश्न का जवाब आप स्वयं हमें कमेंट देकर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम प्रश्न नंबर 19 पर देखें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ न्यायाधीश गलत प्रिंट हुआ है, इसको आप मुख्य न्यायाधीश पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ ऑप्शन आपके पास है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और उपराष्ट्रपति। लेकिन ये प्रधानमंत्री अब सही भी नहीं करते हैं, संसद भी नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न पर नज़र डालिए। अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17, 18, 19, इनमें से कितने वर्ष होने के बाद कोई युवा या युवती मतदाता हो सकता है, वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 18 वर्ष। यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, पर्व लिखाया है, इससे आप क्या पढ़िएगा? वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष की उम्र होने पर ही आप भारत के मतदाता बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न आज हमने बताया इस चैप्टर से, और ऐसा नहीं कि इस चैप्टर ख़त्म हो गया। यह इस चैप्टर से और भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बाकी हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आज का ये बताया हुआ 20 प्रश्न आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया होगा, और पुनः इसी चैप्टर का और इससे भी VVI मज़ेदार कुछ प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।